चलो आगे आते हैं आकार। अब बात करते हैं हम आकार की। ठीक है, आकार। किसी वस्तु का आकार आयतन से संबंधित होता है। आकार अनुक्रमानुपाती होता है आयतन के। जिसका जितना बड़ा आकार होगा उसका आयतन उतना ज्यादा होगा, या जिसका जितना ज्यादा आयतन है उसका आकार उतना ज्यादा होगा। ठीक है, यदि मैं आपको कहूं कि एक तो फल यहां बना दिया ये, और एक ये बना दिया, इनमें से किसका आकार बड़ा है? इसका आकार है बड़ा, इसका आकार छोटा है। ठीक है, तो आकार का मतलब है कि उसका आयतन कितना है। किसी वस्तु का आकार आयतन से संबंधित होता है। आकार अनुक्रमानुपाती होता है आयतन के। ठीक है, अर्थात अधिक स्थान घेरने वाली वस्तु का आकार बड़ा तथा कम स्थान घेरने वाली वस्तु का आकार छोटा होता है। जो वस्तु ज़्यादा स्थान घेरती है उसका आयतन ज़्यादा है तो उसका आकार भी ज़्यादा ही होगा। जो वस्तु कम स्थान घेरती है उसका आयतन कम है तो उसका आकार भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही ना बात? जैसे एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये है एग्जाम्पल। 1000 ml शहद के डिब्बे का आकार 250 ml शहद के डिब्बे से बड़ा होता है। तो शहद के डिब्बे ले गए, एक तो शहद का डिब्बा 250 ml का है, एक 1000 ml का। तो 1000 ml का डिब्बा है, आयतन ही तो है ml। 1000 ml के डब्बे का साइज बड़ा होगा और 250 ml का डब्बा जो है उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम। अगली बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा तो पता है आपको। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा या कार्य करने की क्षमता होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, गति के कारण। पदार्थ के कणों में भी गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा का क्रम क्या है? ठोस में सबसे कम होगी, ठोस के कणों से ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है द्रव के कणों में, और द्रव के कणों से ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है गैस के कणों में। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं घनत्व की। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। घनत्व ये इंपॉर्टेंट है, घनत्व का आपको जरूर पता होना चाहिए। घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व उसके एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये फार्मूला होता है बेटे, ये फार्मूला, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा। और इसका मात्रक द्रव्यमान किस में नपेगा? किलोग्राम में। द्रव्यमान किस में नपेगा? किलोग्राम में। आयतन किस में नपेगा? घन मीटर में। तो इसका मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, या फिर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब भी आप कह सकते हो। ये मात्रक होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वें का ए। क्वेश्चन नंबर 7वें का ये देखो क्या है। गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है कि गैस को जिस बर्तन में रख रहे हो उसे पूरी तरह भर देगी? कारण तो आपको पता चल गया होगा अब इतना पढ़ने के बाद। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा है, आकर्षण बल ना के बराबर है। जब गैस के कणों के बीच आकर्षण बल ना के बराबर है, बहुत कम है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित ही नहीं करते, उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। और जब उन्हें एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है तभी तो गैस के कण क्या होते हैं? इधर उधर भागते रहते हैं, फैलते रहते हैं। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है, देखो, क्योंकि गैस के कणों के बीच कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता है, आकर्षण बल ना के बराबर है, इसलिए गैस के कण लगातार फैलने का प्रयास करते हैं। जब उनके ऊपर कोई रोक टोक है ही नहीं तो वे तो फैलेंगे ही फिर बहुत ज़्यादा। अर्थात गैस के कण चारों दिशाओं में बहते हैं। जब वे चारों दिशाओं में बह रहे, उनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, कोई आकर्षण बल नहीं है, तो जिस बर्तन में भी आप भरोगे उसी बर्तन का आकार इसीलिए तो ले लेंगे, इसीलिए ले लेंगे उसी बर्तन का आकार। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7B, 7वें का बी।
गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्यों? सबको पता है कि भाई मान लो आपके पास ये बर्तन है, बंद बर्तन है, इसमें आपने गैस भर रखी है, तो गैस के कण लगातार गति करते रहते हैं। आपको पता है लगातार क्या करते हैं? गति, ब्राउनी गति। और ब्राउनी गति करते हुए ये जो गति होती है ना, अनियमित गति, इस तरीके से ये कभी इधर टक्कर मार मार के अपनी दिशा बदल रही, इस गति को हम कहते हैं ब्राउनी गति या जिगजैग मोशन। तो गैस के कण लगातार ब्राउनी गति करते हुए एक दूसरे से भी टकराते हैं और बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं, इस तरीके से। और बर्तन की दीवारों से टकराकर जो दाब लगाते हैं ना, ये दाब तो लगाएंगे ही जब टक्कर मारेंगे, जो बल लगाते हैं उसे ही तो कहते हैं हम दाब। इसलिए गैस के कण क्या आरोपित करते हैं? दाब। तो क्वेश्चन ये था कि गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है क्यों? गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव क्यों डालती है? तो इसका जवाब है क्योंकि गैस के अणु लगातार गति करते हुए एक दूसरे से टकराने के साथ साथ बर्तन की दीवारों पर भी टकराते हैं और दाब आरोपित करते हैं। जब वे लगातार गति कर रहे तो गति करते हुए आपस में तो टकराएंगे ही, बर्तन की दीवारों पर भी तो टकराएंगे, और बर्तन की दीवारों पर टकराकर क्या करेंगे? एक दाब लगाएंगे। इसलिए गैस के कण बर्तन की दीवारों पर क्या लगाते हैं? दाब। 7वें का सी, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्यों? सबसे पहले बात करी थी इसके बारे में। क्योंकि उसका आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, और आप लिख सकते हो कि उसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों द्वारा भी कर सकते हैं, इसलिए। उसके बाद 7वें के डी पर आ जाओ। 7वें का डी, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं। देखो हवा में हम हाथ चला पा रहे हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं हो रही, आसानी से हाथ चल रही, चाहे कैसे ही चलाओ हाथ। लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े पर हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। ठोस लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर से हाथ को चलाना है, तो हमें कराटे में दक्ष होना पड़ेगा। जूडो कराटे आने चाहिए, जब तो लकड़ी के टुकड़े के अंदर से हाथ चला पाएंगे। हवा को तो हम बड़ी आसानी से काट रहे हैं, पानी को भी काट देंगे, पर थोड़ा मुश्किल होगा। पर यदि हमें कहा जाए कि तुम जो है एक काम करो, तुम लकड़ी को काट के दिखाओ, उसके अंदर से हाथ चला के दिखाओ, तो कराटे में आपको दक्ष होना पड़ेगा। जूडो कराटे आने चाहिए आपको। ऐसा पता क्यों है? पता चल गया होगा आपको क्यों है। देखो आंसर को थोड़ा ऊपर करता हूं, देखो क्यों है ऐसा। क्योंकि हवा के कणों के बीच की दूरी भी अधिक होती है तथा उनके बीच आकर्षण बल भी बहुत कम होता है, इसलिए हम आसानी से हवा में अपना हाथ चला सकते हैं। हवा में आसानी से हाथ इसलिए चला सकते हैं हम। जबकि लकड़ी के कणों के बीच की दूरी बहुत कम तथा उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होने के कारण हम लकड़ी में आसानी से अपना हाथ नहीं चला पाते हैं। इसलिए लकड़ी के अंदर से हम हाथ नहीं चला पाते। उसके लिए हमें कराटे सीखने पड़ेंगे, और वो भी उस समय भी मुश्किल ही होगा। हवा में तो कोई भी कराटे सीखने वाला आसानी से हाथ चला लेगा हवा में, पर जब उसे लकड़ी में हाथ चलाना होगा ना, तो बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए भी। ठीक है, चोट तो लगेगी थोड़ी बहुत ही। 8वां क्वेश्चन देखो क्या है। 8वां क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है। भाई ठोस की अपेक्षा द्रव का घनत्व तो कम होता ही है, आपको पता है। ठोस के कण पास पास हैं तो उनका घनत्व तो ज्यादा होगा ही, द्रव के कण थोड़े दूर दूर हैं तो घनत्व कम होगा ही। लेकिन आपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते देखा होगा। आप कोल्ड ड्रिंक में या पानी में बर्फ के टुकड़े डाल दो तो वे तैरेंगे नहीं ऊपर। पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई ठोस है, आपका जो बर्फ का टुकड़ा है, बर्फ है ठोस, और जब बर्फ ठोस है और पानी है द्रव, तो पानी का घनत्व तो होना चाहिए कम और बर्फ का होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि ठोस का घनत्व ज़्यादा होता है। तो बर्फ को तो पानी में डूब जाना चाहिए, पर बर्फ तो पानी में तैरता है, डूबता नहीं है। ऐसा क्यों है भाई? ऐसा पता क्यों है? ऐसा इसलिए है
क्योंकि जो बर्फ जब भी बनता है ना, पानी से जब बर्फ बनता है, तो बर्फ बनने के दौरान यानी जमने के दौरान, पानी जमकर जब बर्फ में बदलता है उस दौरान जो बर्फ के कण हैं उनके बीच बहुत सारी खाली जगह बन जाती है, जिसे हम कहते हैं वायु कोश, ठीक है, एयर चैम्बर्स। और उसका कारण होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण बर्फ के बनते समय वो अंदर से खोखला सा हो जाता है, एक जगह से नहीं, बहुत सारी जगह से। और जब वो खोखला हो जाएगा उसकी वजह से ही उसका घनत्व कम हो जाता है पानी से भी। पानी का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है 4 डिग्री सी पर, ठीक है। बर्फ में जब वो बदलेगा घनत्व घट जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड आप क्लास 11th में पढ़ोगे डिटेल में। देखो, जब जल ठंडा होकर बर्फ में बदलता है तो बर्फ में बहुत अधिक हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण बर्फ में अनेक वायु कोश बन जाते हैं, यानी हवा के छोटे छोटे बुलबुले अंदर। वे दिखाई नहीं देते कि आपको दिखाई देंगे, जिसके कारण बर्फ का घनत्व जल से भी कम हो जाता है। अतः बर्फ जल के ऊपर तैरता है, इसलिए बर्फ तैरता है जल के ऊपर। तो ध्यान रखना, इसका जवाब पता क्या है? जवाब में एक तो लिख के आना आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध, ठीक है, और एक लिख के आना वायु कोश, ठीक है। जब भी आप पानी से बर्फ बनाओगे ठंडा करके तो बर्फ में बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण बर्फ में बहुत सारे वायु कोश बन जाएंगे, एयर चैम्बर्स अंदर बनते हैं बहुत सारे रेगुलर फॉर्म में। और उन एयर चैम्बर्स के बनने के कारण, वायु कोश के बनने के कारण वो हल्का हो जाता है, यानी उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। 9वां क्वेश्चन देखो जरा, 9वां क्वेश्चन नंबर 9। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? बिल्कुल, अभी हमने बदल के दिखाई अवस्था को। तो हम लिखेंगे किसी पदार्थ की अवस्था ताप बदलने पर बदल सकती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ये हमने अभी पढ़ा था कि आपके पास बर्फ है, आप इस बर्फ को गर्म कर दो तो गर्म करने पर क्या होगा? जल में बदल जाएगी। जल को आप गर्म कर दो तो किस में बदल जाएगी? वाष्प में। अब आपने वाष्प को ठंडा कर दिया तो ठंडा करने पर वो जल में बदल गया, और जल को ठंडा कर दिया तो ऐसा करने पर वो फिर दोबारा से बर्फ में जम जाएगा। यानी ठोस को गर्म करने पर द्रव, ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदलेगा, द्रव को गर्म करने पर वो गैस में, गैस को ठंडा करने पर वो द्रव में बदलेगा, द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदलेगा। तो पदार्थ तो अपनी अवस्था बदल सकता है, पर सभी पदार्थ अपनी अवस्था नहीं बदलते। कुछ पदार्थ हैं जो अपनी अवस्था बदल सकते हैं, क्योंकि जब ताप बढ़ता है ना तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। देखो अगला हेडिंग देखो क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलन या मेल्टिंग। गलन या मेल्टिंग यही है कि कोई ठोस पदार्थ है उसे आप गर्म कर दो, गर्म करोगे तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और उनके बीच की दूरी बढ़ेगी। बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि वो पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पिघल जाएगा। जैसे आपने देखा सर्दियों में जो घी होता है वो ठोस अवस्था में होता है, पर गर्मियों में वही घी द्रव अवस्था में होता है। घी को जब आप गरम गरम दाल या सब्जी में डालते हो तो पिघल जाती है ना, वो उसे ही कहते हैं गलन या मेल्टिंग। क्या होता है देखो, जब भी कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को आप क्या करते हो? गर्म करते हो, तो ऐसा करने से वो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके कणों का ताप बढ़ने के साथ साथ उनकी गतिज ऊर्जा व उनके बीच की दूरी भी बढ़ती है। भाई गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, बीच की दूरी भी बढ़ेगी जितना गर्म करोगे। एक निश्चित ताप पर पहुंचकर वह ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है। इस घटना को ही गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन। जब किसी ठोस को गर्म कर रहे और गर्म करने पर वो ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में, यानी ठोस अवस्था उसकी द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ठोस अवस्था को गर्म करके द्रव अवस्था में बदलने की जो घटना है उसे ही गलन कहते हैं।
अतः किसी ठोस पदार्थ को गर्म करके द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया गलन कहलाती है। और एक बात इसमें और ध्यान रखनी है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदल जाता है ना, उस ताप को कहते हैं हम गलनांक। क्या कहते हैं? उस ठोस का गलनांक। देखो, जिस समय ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है उस समय ऊष्मा तो दी जाती है। भाई ऊष्मा तो आप लगातार दे रहे, भाई ठोस को लगातार गर्म कर रहे। जब भी आप ठोस को गर्म करते हो, लगातार उसे ऊष्मा देते हो, तो उसका ताप बढ़ता रहता है ना। ये तो बात पक्की है कि आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है और आप उस ठोस पदार्थ को लगातार ऊष्मा देते जा रहे हैं, तो क्या सबूत है आपके पास कि आप उसे ऊष्मा दे रहे हैं? सबूत यह है कि ठोस को जितनी ज़्यादा ऊष्मा दोगे उसका ताप उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यदि किसी ठोस का ताप लगातार बढ़ रहा है तो ये इस बात का सबूत है आप ऊष्मा दे रहे। पर जिस समय, ध्यान से समझना, जिस समय वो ठोस द्रव में बदलेगा ना, ऊष्मा तो उस समय भी दोगे आप, पर उस समय ऊष्मा देने पर भी ताप नहीं बढ़ेगा। उस समय ऊष्मा देने पर भी ताप नहीं बढ़ेगा। ऊष्मा तो आप दोगे पर ताप नहीं बढ़ने का है। इस समय जब आपने ऊष्मा दी और ताप नहीं बढ़ा वस्तु का, तो समझ जाओ कि आपकी जो ठोस अवस्था है वो द्रव अवस्था में बदलने लग रही है। और इस समय जितनी ऊष्मा आप दोगे उसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा। गलाने के लिए कौन सी गुप्त ऊष्मा दी गई? तो यहां लिखा हुआ है जिस समय ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलती है उस समय ऊष्मा तो दी जाती है, परंतु पदार्थ का ताप नहीं बढ़ता है। ऊष्मा दे रहे पर ताप नहीं बढ़ रहा। नॉर्मली जब ऊष्मा देते हैं तो ताप तो बढ़ता ही है। इसलिए इस समय प्रयोग की गई ऊष्मा की मात्रा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये गलन की गुप्त ऊष्मा ध्यान रखनी है, गलन की गुप्त ऊष्मा। उस समय जो ऊष्मा आपने दी उसे कहते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, गलन की गुप्त ऊष्मा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। गलन की गुप्त ऊष्मा का मतलब उस समय दी गई ऊष्मा जब ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल रही थी। अगला हेडिंग देखो क्या है। हेडिंग है गलनांक। अभी मैंने बताया था गलनांक। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलना प्रारंभ कर देता है उस ताप को उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वो ताप है जिस ताप पर ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदलनी शुरू हो जाएगी, यानी गुप्त ऊष्मा जिस समय हम देनी शुरू कर देंगे जिस ताप पर। एग्जाम्पल देखो, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सी है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सी, यानी 0 डिग्री सी पर बर्फ गलना शुरू कर देता है, पानी में बदलना शुरू हो जाता है। देखो, गलनांक पर अपद्रव्यों का प्रभाव। यदि आपने बर्फ में चीनी, नमक और भी बहुत सारी चीजें मिला रखी हैं तो गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाने पर, अपद्रव्य का मतलब कुछ दूसरी चीजें आपने मिला दी, दूसरे पदार्थ। जैसे आपने घर में आइसक्रीम जमाई, तो आइसक्रीम जमाने के लिए दूध में आपने नमक, चीनी, जो चीज़ें आपने मिलाई हैं, बिस्किट का पाउडर और बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं, उन्हें अपद्रव्य कहते हैं। अपद्रव्य को आप अशुद्धि भी कह सकते हो। किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। गलनांक क्या हो जाता है? कम। अपद्रव्य मिलाने पर गलनांक क्या हो जाता है? कम। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आता है कि गलनांक पर अपद्रव्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको लिखना है कि गलनांक, यदि आपने अपद्रव्य मिला रखे हैं पदार्थ में तो गलनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाएगा गलनांक। ठीक है, उसके बाद है गलनांक पर दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? जिस ठोस के गलने पर आयतन में वृद्धि होती है उसके लिए गलनांक अनुक्रमानुपाती होता है दाब के। जितना दाब बढ़ेगा गलनांक भी उसका उतना ही बढ़ेगा। ये निशान है अनुक्रमानुपाती का, यानी दाब के बढ़ने पर गलनांक बढ़ेगा। किसके लिए?
उस ठोस के लिए जिस ठोस के गलने पर आयतन में वृद्धि होती है। कुछ तो ठोस ऐसे हैं कि उन्हें आप गलाओगे ना तो गलने के बाद आयतन बढ़ जाएगा, तो उनके लिए दाब बढ़ेगा तो उनका गलनांक भी बढ़ेगा। पर कुछ ठोस ऐसे होते हैं, देखो यहां लिखा है, परंतु जिस ठोस के गलने पर आयतन में कमी आती है उसके लिए गलनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है दाब के। देखो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती है, यानी दाब व्युत्क्रमानुपाती, ऐसा संबंध होता है। दाब बढ़ाओगे तो गलनांक घटेगा, दाब बढ़ाओगे तो गलनांक घटेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको। आगे आ जाओ, चलो अब हम बात करते हैं हिमीकरण की। अगला यदि पॉइंट है तो वो हिमीकरण है। हिमीकरण को हम हिमायन भी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग। आप पानी को फ्रिज में रख के बर्फ में बदलते हो ना, इसे ही कहते हैं हिमीकरण या हिमायन। जब किसी द्रव को ठंडा करके ठोस अवस्था में बदल दिया जाता है तो यह क्रिया हिमीकरण कहलाती है। इसे कहते हैं हिमीकरण। आपके पास कोई भी द्रव है, आप उस द्रव को ठंडा कर रहे और ठंडा करके उस द्रव को आपने ठोस अवस्था में बदल दिया, तो इस घटना को कहते हैं हिमीकरण। जैसे एग्जाम्पल देख लो, जल के ठंडा होने पर वह बर्फ में बदल जाता है, तो ये हिमीकरण ही है। यदि जल को ठंडा करके आप बर्फ में बदल देते हो तो इसे ही कहते हैं हिमीकरण। ठीक है, अगला है हमारे पास हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। पता चल गया होगा, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा उस ताप को कहेंगे हम उसका हिमांक। जिस ताप पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदल जाता है उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक। जैसे एग्जाम्पल देखो, शुद्ध जल का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सी होता है। शुद्ध जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सी। ठीक है, अब देखो, अब जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है नोट, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये बात सबको पता होनी चाहिए, बिल्कुल। देखो बेटे, ध्यान से समझना। हमारे पास पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, एक तो ठोस है, एक तो द्रव है और एक तो गैस है। आपने किसी ठोस को गर्म करा तो ठोस को गर्म करने पर वो द्रव में बदल जाता है। इस घटना को हम कहते हैं गलन। जब किसी ठोस पदार्थ को आप गर्म करते हो और गर्म करने के बाद वो द्रव अवस्था में बदल जाता है तो इस घटना को हम गलन कहते हैं। ठीक है, जब किसी द्रव को आप गर्म करते हो, द्रव को आपने गर्म कर दिया और वो गैस में बदल गया, तो इस घटना को हम कहते हैं वाष्पन। क्या कहते हैं? वाष्पन। क्लियर? यदि आपके पास कोई गैस है, उसे आपने ठंडा करा, ठंडा करने को ऐसे लिख सकते हो माइनस डेल्टा से। गैस को ठंडा करा और वो ठंडा करके द्रव में बदल गई, जैसे बादलों से बारिश होती है, तो इस घटना को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं? संघनन। और द्रव को आपने ठंडा करा और वो ठोस में बदल गया, जैसे पानी से बर्फ बन जाता है, तो इस घटना को हम कहते हैं हिमायन। क्या कहते हैं? हिमायन या हिमीकरण। अब दुनिया में कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं कि उन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वे ठोस द्रव में नहीं बदलते हैं, वे ठोस सीधे ही गैस में बदल जाते हैं। जैसे कपूर है, आयोडीन है। तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वो सीधा ही गैस में बदल जाए तो इस घटना को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर और आयोडीन ठोस अवस्था में है, गर्म करने पर सीधा गैस में बदल जाते हैं, यानी ऊर्ध्वपातन का गुण दिखाते हैं। इसलिए कपूर और आयोडीन को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। कपूर और आयोडीन की जो वाष्प है, गैस है, उसे ठंडा करोगे तो वो ठंडा होकर द्रव में नहीं बदलेगी, सीधी ही ठोस में बदल जाएगी। तो जब किसी गैस पदार्थ को हम ठंडा करने पर सीधा ठोस अवस्था में बदल देते हैं तो इस घटना को हम कहते हैं प्रति ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? प्रति ऊर्ध्वपातन या एंटी सब्लिमेशन। तो यहाँ कुल मिलाकर हमने 6 घटनाओं का एक जगह अध्ययन किया है। 6 घटनाओं का। यह पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है कि ठोस को द्रव में बदल रहे तो गलन हो रहा, द्रव को गैस में बदल रहे तो वाष्पन हो रहा, गैस को ठोस में बदल रहे तो प्रति ऊर्ध्वपातन हो रहा। अब उल्टे आ जाओ, ठोस को गैस में सीधे बदल रहे तो ऊर्ध्वपातन, गैस को द्रव में बदल रहे तो संघनन, द्रव को ठोस में बदल रहे तो हिमायन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आगे चलो, अगली हेडिंग है क्वथनांक। ठीक है, यह है क्वथन है। पहले क्वथन या बॉइलिंग। क्या होता है क्वथन?
उबलने को ही तो कहते हैं। जब कोई द्रव गर्म होने पर बहुत तेजी से बुलबुलों के साथ वाष्प में बदलता है तो यह क्रिया क्वथन कहलाती है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं क्वथन। ठीक है, तेजी से गर्म होने के साथ साथ बुलबुलों के साथ उबल रहा हो तो उसे कहते हैं क्वथन। और फिर अगली हेडिंग आई क्वथनांक। क्या आया? क्वथनांक। इंग्लिश में कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है क्वथनांक? क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। चलो ऊपर कर लेता हूं इसे। अब देखो, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब यहाँ ये बात बच्चों की समझ में नहीं आती कि सर ये क्या है। देखो मैं बताता हूँ क्या है। आपको पता है कि मान लो हमारे पास एक बर्तन है, ये एक बर्तन है हमारे पास। इस बर्तन में हमने यहाँ तक भर रखा है कोई द्रव। तो इस चीज़ का आपको पता है कि द्रव के अणु लगातार ब्राउनी गति कर रहे होंगे और ब्राउनी गति करते समय एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, बर्तन की दीवारों से भी टकरा रहे होंगे और यहाँ भी तो टकरा रहे होंगे। यहाँ स्वतंत्र तल पर, स्वतंत्र तल पर टकराकर एक दाब जो ये आरोपित करते हैं ना यहाँ बाहर निकलने के लिए, उसे हम कहते हैं द्रव का वाष्प दाब। क्या कहते हैं? द्रव का वाष्प दाब। ये है वाष्प दाब द्रव का, ये द्रव का वाष्प दाब है। अब वाष्प दाब है तो पानी तो निकल के भाग ही जाएगा बाहर, वाष्प में बदल जाएगा। पर ये वाष्प में नहीं बदल सकता क्योंकि बाहर है हवा, और हवा भी तो इसके ऊपर एक दाब लगा रही होगी। हवा इसके ऊपर जो दाब लगाती है उस दाब को हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब या वायु दाब भी कहते हैं, या एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो वेपर प्रेशर है। वाष्प दाब तो नीचे से लग रहा, वायुमंडलीय दाब ऊपर से। और सबको पता है कि ये जो वाष्प दाब है ना, ये कम है वायुमंडलीय दाब से। वाष्प दाब कम है वायुमंडलीय दाब से, जब ही तो ये द्रव बाहर नहीं निकल के भाग रहा। नहीं तो सारे द्रव के कण बाहर निकल के भाग जाते। द्रव अवस्था में इस दुनिया में कोई चीज होती है ना। पानी द्रव अवस्था में इसलिए है क्योंकि पानी का जो वाष्प दाब है ना, वो वायुमंडलीय दाब से क्या है? कम है। इस वाष्प दाब को यदि मैं कह दूं कि वाष्प दाब तो है P1 और वायुमंडलीय दाब है P2, तो हमें पता है कि वाष्प दाब हमेशा कम होता है वायुमंडलीय दाब से। ये कम है इसलिए निकल के भाग नहीं पा रहे। पर यदि आप इस वाष्प दाब को बढ़ाना चाहते हो तो आप नीचे से इसे गर्म करना शुरू कर दो। क्यों लिख दिया मैंने? आप इसे पानी को गर्म करो। जितना पानी को गर्म करोगे कणों की गतिज ऊर्जा उतनी बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो टक्कर तेजी से मारेंगे, और टक्कर तेजी से मारेंगे तो वाष्प दाब P1 का वैल्यू बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा, एक ताप ऐसा आएगा जिस ताप पर P1 और P2 बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? P1 और P2 क्या हो जाएंगे? बराबर। जिस ताप पर ये जो वाष्प दाब है ये वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को ही हम कहते हैं क्वथनांक। उस ताप को ही हम क्या कहते हैं? क्वथनांक। अब यहाँ बच्चे सोचते हैं कि सर हमें तो दूसरी परिभाषा क्वथनांक की पढ़ाई गई थी। हमें तो यूँ बताया गया था कि क्वथनांक के किसी द्रव का वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है या उबलना प्रारंभ कर देता है। तो उस परिभाषा को याद रखने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब आप सिर्फ वो परिभाषा याद रखोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के। वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। समझ में आई ना बात? देखो दोबारा देखो, क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सी होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। चलो देखो, यहाँ एक हेडिंग है नोट। नोट में लिखा है ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है और इसे K से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई आपसे पूछता है 0 डिग्री सी में कितने केल्विन है, तो ध्यान रखना 273.15 केल्विन होते हैं। ये सवाल आ जाता है पेपर में। 0 डिग्री सी में होते हैं 273.15 केल्विन।
यदि डिग्री सी में आप 273 जोड़ देते हो ना तो वो केल्विन में बदल जाता है। यानी सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो वो केल्विन में बदल जाएगा। और इसका मतलब केल्विन वाले ताप में से 273 घटा दोगे तो सेल्सियस वाला ताप आपको मिल जाएगा। ठीक है, कौन सा मिल जाएगा? सेल्सियस वाला या डिग्री सी वाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। एक पॉइंट है कि सभी द्रवों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि सबका क्वथनांक 100 डिग्री सी ही होगा पानी की तरह। सारे द्रवों के क्वथनांक अलग अलग होते हैं। 0 डिग्री सी ताप जल के कणों की ऊर्जा, 0 डिग्री सी ताप पर जल के कणों की ऊर्जा ज़्यादा होती है 0 डिग्री सी ताप पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से। मान लो मैं आपको यूँ कहूँ कि 0 डिग्री सी टेम्परेचर है, यहाँ एक शब्द छूट गया, ध्यान रखना। ताप के बाद यहाँ पर आना चाहिए था, पर। ठीक है, मतलब 0 डिग्री सी का पानी है आपके पास और 0 डिग्री सी का बर्फ है। तो पूछ लिया किसी ने कि 0 डिग्री सी का पानी उसके कणों में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी या 0 डिग्री सी का जो बर्फ है उसके कणों में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। तो आपको बताना है 0 डिग्री सी का जो पानी है उसके कणों में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी। इस सवाल को इस लिहाज में पूछा जा सकता है कि अभी आपने पढ़ा था कि गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होती है ताप के। ताप ज़्यादा तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा। हमने पानी भी उसी ताप का लिया 0 डिग्री सी का, बर्फ़ भी उसी ताप का लिया 0 डिग्री सी का। तो दोनों के ताप बराबर हैं तो शायद दोनों में गतिज ऊर्जा बराबर होगी। नहीं, 0 डिग्री सी के पानी के कणों में ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी और 0 डिग्री सी के बर्फ़ के कणों में कम गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि पानी द्रव अवस्था में है और बर्फ़ है ठोस अवस्था में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे सवाल बहुत आते हैं पेपर में और ये भी इंपॉर्टेंट है जो इस बार में बताने जा रहा हूँ। देखो, 100 डिग्री सी ताप पर भाप के कणों की ऊर्जा ज़्यादा होती है 100 डिग्री सी ताप पर जल के कणों की गतिज ऊर्जा से। यदि 100 डिग्री सी की भाप है और 100 डिग्री सी का पानी है तो 100 डिग्री सी की भाप के कणों में गतिज ऊर्जा हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ ताप तो बराबर है पर अवस्था तो देख लो, एक तो भाप है जो गैस अवस्था है और एक है द्रव अवस्था। अगला है हमारा हेडिंग क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। क्वथनांक अनुक्रमानुपाती होता है दाब के, अर्थात वायुमंडलीय दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? देखो, ये बर्तन है हमारे पास, इस बर्तन में यहाँ तक हमारे पास द्रव भरा हुआ है। द्रव के कण नीचे से टक्कर मार रहे जिसे हम कहते हैं वाष्प दाब, और ऊपर से लग रहा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, नीचे से वाष्प दाब लग रहा, ऊपर से वायुमंडलीय दाब। यदि वायुमंडलीय दाब आप बढ़ा दो तो फिर वाष्प दाब को भी तो ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा बराबरी पे लाने के लिए, और वाष्प दाब को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, इसका मतलब ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा आपको द्रव को। तो साफ बात है कि बाहर से जो दाब लगता है जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, वायुमंडलीय दाब जितना बढ़ाओगे वाष्प दाब को भी उसके बराबर ले जाने के लिए द्रव को उतना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और द्रव को जितना ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा हम कह रहे कि उसका क्वथनांक उतना ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा। साफ बात है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि क्वथनांक अनुक्रमानुपाती होता है दाब के। अनुक्रमानुपाती का मतलब दोस्त, दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ाना पड़ेगा आपको। दाब का मतलब वायुमंडलीय दाब की बात है यहाँ। जैसे एग्जाम्पल देखो, जब हम पहाड़ों पर जाते हैं ना, पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ पहाड़ों पे गए ऊंचाई बढ़ रही, वायुमंडलीय दाब घटता जाता है। हवा का दाब तो घटता है ना वहाँ, जितना धरती से ऊपर जाओगे हवा का दाब उतना घटेगा। हवा क्योंकि खुद घटती जा रही ऊपर जाओगे तो। वायु हमेशा धरती के पास ज़्यादा होती है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ लगता है ज़्यादा। जितना धरती से ऊपर जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल घटता जा रहा तो हवा का घनत्व भी घटता जा रहा। यहाँ ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। तो यहाँ लिखा हुआ है पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घटता जाता है। भाई ये बर्तन है हमारा, यहाँ तक हमारा द्रव भरा हुआ, नीचे से क्या लग रहा वाष्प दाब, ऊपर से क्या लग रहा वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब पहाड़ों पे कम है तो वाष्प दाब को भी कम ही करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ने का। तो यदि यहाँ मैदानी क्षेत्र में
आपका शुद्ध जल 100 डिग्री सी पर उबलता है ना, तो पहाड़ों पर शुद्ध जल 100 डिग्री सी से कम ताप पर उबल जाएगा, क्योंकि वहां बाहर से लगने वाला वायुमंडलीय दाब ही घट जाएगा। वायुमंडलीय दाब जितनी ऊंचाई पे जाओगे घटेगा, और घटेगा तो पानी के वाष्प दाब को उस घटे हुए वायुमंडलीय दाब का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो शायद वहाँ 80 डिग्री सी पर ही पानी उबलना शुरू हो जाए। और यदि किसी तरीके से आपने इस दाब को बढ़ा दिया ना, इस वाले दाब को आपने दाब बढ़ा दिया, जैसे प्रेशर कुकर में दाब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बंद रहता है ना वो बर्तन, तो जब बाहर से लगने वाला दाब बढ़ेगा प्रेशर कुकर में, यहाँ तक आपने रख रखा है जो सब्जी दाल जो भी बना रहे हैं आप, उसके ऊपर तो भाप ही भाप इकट्ठी हो रही, भाप निकल के तो जब बाहर नहीं जा रही प्रेशर कुकर में से। तो होगा क्या, वो भाप उस दाल या सब्जी के ऊपर एक आर्टिफिशियल एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप करती है, कृत्रिम वायुमंडलीय दाब पैदा करती है, और उसका मान बहुत ज़्यादा होगा। ज़्यादा दाब होगा बाहर से लगने वाला, तो हमारी जो भी भोजन हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं उसे उस कृत्रिम वायुमंडलीय दाब बढ़े हुए का मुकाबला करने के लिए ज़्यादा वाष्प दाब की आवश्यकता है, इसलिए ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, इसलिए क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है पहाड़ों पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब घटता जाता है, जिसके कारण क्वथनांक भी घटता जाता है। जबकि इसका उल्टा देखो एग्जाम्पल, प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने के कारण ही क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में तो दाब ज़्यादा लगता ही है, तो इसलिए क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।